तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मस्त तरीके से। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना। कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? भाग पढ़े थे। कल हमने 22 भागों की चर्चा की थी और आज हम किसकी चर्चा करेंगे? प्रस्तावना की। तो हेडिंग लगाओ प्रस्तावना। प्रस्तावना का अन्य नाम भी क्या है? उद्देशिका। क्या पढ़ेंगे आज हम दोस्तों? प्रस्तावना यानी उद्देशिका। इसको हम उद्देशिका भी कह सकते हैं। आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और इसी का आधार क्या बना? प्रस्तावना बना। तो इसके पीछे कारण उद्देश्य प्रस्ताव का भी है। प्रस्तावना के पीछे तो इसी को हम क्या देते हैं? उद्देशिका। तो प्रस्तावना को अन्य नाम क्या देते हैं हम? उद्देशिका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही नाम है। उद्देशिका भी आ सकता है लिखा हुआ, या फिर प्रस्तावना भी आ सकता है। तो प्रस्तावना तो आपकी सभी पढ़ी होगी। कोई भी बुक पढ़ते हो आप स्कूल के अंदर, या उसके पीछे हमेशा प्रस्तावना लिखी होती है। तो जैसे पहली पंक्ति होती है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति क्या होती है? प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? कि संविधान का जो स्रोत है, क्या है? जनता। यानी संविधान का जो स्रोत है वो किस में निहित है? जनता के अंदर निहित है। एवं संविधान की जो अंतिम शक्ति है, अंतिम शक्ति भी किस में निहित है? जनता में निहित है। तो मैंने क्या पढ़ा है? प्रस्तावना। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से स्पष्ट क्या होता है? कि संविधान का स्रोत क्या है? मूल जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। और संविधान की अंतिम शक्ति भी किस में निहित है? जनता के अंदर निहित है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो संविधान प्रस्तावना है, इसके अंदर जो राज्य की प्रकृति क्या होगी? राज्य की जो प्रकृति क्या होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और क्या? गणराज्य। दोस्तों ये जो तीन शब्द हैं, ये जो तीन शब्द है, जो हमारा संविधान लागू हुआ था तभी से ये क्या? तीन शब्द तो उसी टाइम से है। लेकिन जो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसको क्या किया गया? प्रस्तावना के अंदर बाद में जोड़ा गया। और ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। तो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में हम क्या देखते हैं? हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि संविधान का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। और संविधान की जो अंतिम शक्ति भी किसमें निहित है? जनता के अंदर निहित है। अब इसके अंदर क्या? राज्य की जो प्रकृति होगी कैसी होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब
हमारा जो देश है अपने आप में क्या एक स्वतंत्र है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका कोई खुद का धर्म नहीं है, और लोकतंत्र है, और क्या है, गणराज्य है। गणराज्य कैसे है? क्योंकि हमारे भारत देश का क्या राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, और लोकतंत्रात्मक देश है हमारा। तो राज्य की प्रकृति कैसी होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये आपको क्या करना होगा? सीक्वेंस से याद करना होगा। 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5, इसमें टोटल कितने शब्द है? 5 शब्द है, और वो भी इसको आपको क्या करना है? सीक्वेंस से याद रखना है। पहले क्या आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपसे पूछे कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और क्या? गणराज्य। एक बार अपना स्क्रीनशॉट लो। इसके अंदर जो संविधान में प्रस्तावना है, इसमें संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है? कि जो नागरिकों को न्याय है, जो भारत देश के नागरिक हैं, ओनली फॉर मैं नागरिक की बात कर रहा हूं, जो भारत देश के जो नागरिक है उनको न्याय किसके आधार पर मिलेगा? सामाजिक रूप से उन्हें समान न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी उन्हें समान न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमें कितने प्रकार का न्याय दिया जाएगा? समाज के अंदर समान व्यवस्था, आर्थिक के अंदर समान व्यवस्था, और राजनीति के अंदर भी हमें क्या मिलेगा? नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, समान रूप से सभी के लागू होंगे ये। और इन सब की बात अगर पूछे आपसे कि प्रस्तावना के अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसकी बात और कहाँ किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, तो ये अनुच्छेद 38 के अंदर की गई है। कौन से? भाग 4 के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो संविधान के उद्देश्य क्या है? नागरिकों को क्या है? न्याय दिलाना। नागरिकों को क्या है? न्याय दिलाना। और न्याय कैसा होगा? सामाजिक दृष्टि से समान, आर्थिक दृष्टि से समान और राजनीतिक दृष्टि से समान। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय मिलेगा हमें, नागरिकों को दिया जाएगा संविधान का उद्देश्य के अंदर। और अनुच्छेद अगर इसकी बात करें और किस अनुच्छेद के अंदर इसकी चर्चा की गई है, तो जो बात प्रस्तावना में की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो बात आर्टिकल 38 के अंदर लिखी गई है, भाग 4 के अंदर। और भाग 4 में मैंने आपको कल बताया था किसकी बात करेंगे हम? नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। तो आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो बात करता है प्रस्तावना, इसके अलावा संविधान में किस जगह पर बात की गई है? तो आर्टिकल 38 के अंदर, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंदर की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है की गई है। अब है स्वतंत्रता। यहाँ पर न्याय ध्यान रखना कितने प्रकार का मिलेगा? 3 प्रकार का मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हमें जो स्वतंत्रता मिलेगी संविधान की दृष्टि से, तो क्या है? विचार, हमें क्या है? विचार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में आएगा अभिव्यक्ति, इसका मतलब क्या है? हमें बोलने की स्वतंत्रता है। फिर विश्वास और धर्म और उपासना। जो हमें स्वतंत्रता दी जाएगी वो क्या है? विचार की। हमें विचार कर, हम किसी के साथ अपना विचार कर सकते हैं, साझा, अपने विचार को साझा कर सकते हैं, हम किसी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब बोलना होता है। विश्वास, हम उस बात पर क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, अपने मन चाहा धर्म ले सकते हैं। और उपासना, धर्म की क्या कर सकते हैं? हम उपासना कर सकते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। स्वतंत्रता कितने टाइप की हमें मिलेगी? 5 प्रकार की। 1 विचार, 2 नंबर पर अभिव्यक्ति, 3 नंबर पर विश्वास और 4 नंबर पर धर्म और 5 नंबर पर क्या होगा? उपासना।
तो संविधान का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को जो न्याय दिलाएगा वो 3 प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर पूछे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है प्रस्तावना के अलावा किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, तो किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, आर्टिकल 38 के अंदर। और भाग पूछे तो कौन सा है, भाग 4 है। और किसके अंदर बात की गई है दोस्तों, तो नीति निर्देशक जो तत्व है इसके अंदर बात की गई है। फिर हमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, हमें स्वतंत्रता टोटल 5 प्रकार की दी गई है। कितने प्रकार की दी गई है दोस्तों, 5 प्रकार की। नंबर 1 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये भी क्या आपको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये भी सीक्वेंस से आपको याद करना पड़ेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जब 1-2 बार पढ़ोगे आप तो आपको क्या है, सीक्वेंस से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। हमने न्याय की बात की और फिर स्वतंत्रता की बात की। अब जो हमें समता यानी समानता, समता यानी समानता होगी, वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। तो न्याय और स्वतंत्रता और समता यानी समानता में कितने शब्द आएंगे, प्रतिष्ठा और अवसर। और अगर अवसर की इन दोनों की बात करें तो ये अवसर के आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर भी क्या की गई है, इसकी बात की गई है। तो प्रस्तावना समता और क्या है, समानता की बात कितने प्रकार है, इसमें 2 प्रकार है। नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 क्या है, अवसर। और अगर अवसर की बात पूछे तो किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर बात है की गई है। अब संविधान के जो पूर्ण होने की दिनांक थी, दिनांक 26 नवंबर 1949, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। क्या किया गया, अंगीकृत 3 शब्द आएंगे इसके अंदर, अधिनियमित, और आत्मर्पित। आत्मर्पित। तो संविधान के पूर्ण होने के दिनांक, जो हमारा संविधान पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को क्या किया गया, हमारा जो संविधान है वो क्या अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। इसके लिए क्या कितने शब्द इस्तेमाल किए गए, 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अंगीकृत का दोस्तों अर्थ होता है स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मर्पित का अर्थ होता है समय को सौंपना। तो संविधान के पूर्ण होने के दिनांक 26 नवंबर 1949, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को क्या हुआ, हमारा संविधान क्या अंगीकृत कर लिया गया, या फिर मैं बोलूं अधिनियमित कर लिया गया, या फिर मैं बोलूं आत्मर्पित कर लिया गया। तो अंगीकृत का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना, और अधिनियमित का अर्थ क्या होता है, लागू करना होता है, और आत्मर्पित का अर्थ क्या होता है, समय को सौंपना होता है। एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। अब जो जो हमारी जो प्रस्तावना बनाई गई थी, प्रस्तावना, क्या इस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जा सकता है या नहीं, संविधान का अंग माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। क्या जो प्रस्तावना है
वो संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर कुछ मतभेद हुए। तो सबसे पहले जो बनाम आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950। इसके लिए सबसे पहले जो बनाम कौन सा आया था, गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950। इसमें क्या क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और न ही इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये क्या है, वाद योग्य नहीं है। मोटी मोटी बात में कहूँ तो जो प्रस्तावना क्या है वाद योग्य नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना क्या है हमारे संविधान का अंग है या भाग है या नहीं, इस पर कुछ मतभेद हुए। सबसे पहले जो बनाम आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य, कब आया था, 1950 में आया था। इसमें क्या कहा गया, जो प्रस्तावना क्या है संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग क्या है, नहीं है, और न ही इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ना ही इसे मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये वाद योग्य नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा वाद आया था, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है बेरुवाड़ी बेरुवाड़ी वाद 1960। इसमें भी कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है, संविधान का भाग नहीं है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बेरवाड़ी वाद में क्या कहा गया, 1960 के अंदर आया था। इसमें कहा गया तो जो प्रस्तावना है क्या है, संविधान का भाग नहीं है और न ही इसमें क्या है, संशोधन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बनाम कौन सा था, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, किसको लेकर, जो प्रस्तावना क्या हमारे संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर जो सबसे पहले बनाम आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, भाग नहीं है और न ही इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये वाद योग्य नहीं है। और उसके बाद में बेरुवाड़ी जो वाद आया था 1960, 10 साल बाद के अंदर, इसमें कहा गया जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। इसमें भी कहा गया कि जो प्रस्तावना है क्या संविधान का भाग नहीं है, और अगर भाग नहीं है इसमें तो नहीं क्या है, तो इसमें क्या हम नहीं कर सकते, संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हमारा आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये वाद राजस्थान से गया था 1965। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इसके अंदर कहा गया प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की क्या है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की पूंजी है और ये संविधान का औपचारिक भाग नहीं है। तो सज्जन सिंह बनाम
राजस्थान राज्य कब आया था? 1965 को। इसमें क्या कहा गया? जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं की पूंजी है, ये संविधान का औपचारिक क्या है? भाग नहीं है। उसके बाद में जो वाद आता है वो केशवानंद भारती बनाम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 1973 यानी 24 अप्रैल को आया था। इसमें कहा गया कि ये जो संविधान है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है, और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। तो क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके अंदर क्या किया? जो प्रस्तावना को क्या संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया और कहा गया कि जो प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या संविधान का मूल जो ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रस्तावना में जो पहले लिखा गया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप कोई नई चीज जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो। जो इसका जो मूल ढांचा है ना वो क्या नहीं होना चाहिए? प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे कौन से वाद के अंदर प्रश्न आ सकता है? कौन से वाद के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया? तो कौन से वाद के अंदर? केशवानंद भारती बनाम, और किस राज्य का था ये केरल राज्य से था। और कब था? 1973 के अंदर था। इसमें क्या कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा क्या है? प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सज्जन सिंह बनाम बनाम में क्या कहा गया 1965 के अंदर? क्या प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की क्या है? पूंजी है, और ये संविधान का औपचारिक भाग नहीं है। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। तो अब बात करें कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं? प्रस्तावना में आज तक जो संशोधन हुए हैं वो कितने हो गए? तो अभी तक संविधान लागू होने के बाद वर्तमान तक की मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ है? एक ही संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और इसके तहत कितने शब्द जोड़े गए? 4 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये इन दोनों की मैं आपसे बात की थी, और अंतिम है और अखंडता। तो प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं? सिर्फ एक ही संशोधन हुआ, और वो कब हुआ था? 42वां अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुआ था। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, कुछ इंपोर्टेंट बातें उनकी। तो क्या जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है
अमेरिका से। आप लिख लेना यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर पहली कौन सा है? प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जो प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा शैली है, शैली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कौन सा? प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और जो प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो दो तीन शब्द है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये जो तीन शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं दोस्तों फ्रांस से। न्याय मैंने आपको बताया था तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जो न्याय है वो कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से। तो पहले हमने क्या लिखा है? प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति जो लिखी गई है वो कहां से हमने ली है? डायरेक्ट हमने कहां से उठाई है? वो अमेरिका का जो संविधान है ना दोस्तों, वहां से उठा ली। और जो प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा शैली है वो किसके आधार पर है? ऑस्ट्रेलिया के आधार पर है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। और जो तीन शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये कहाँ से लिए दोस्तों? हमने फ्रांस से लिए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हमें तीन प्रकार का न्याय मिलेगा वो हमने कहाँ से उठा लिया? सोवियत संघ रूस से। एक नोट लगा के आप लिखना, नाना पालकी वाला संविधान प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। तो नाना पालकी वाला ने क्या कहा था? नाना पालकी वाला ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। तो संविधान प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहने वाला कौन थे? नाना पालकी वाला थे। तो एक बार आप इतना लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। कि एम जो मुंशी ने कहा था, नोट लगा के बात नोट करना, कि एम मुंशी ने क्या कथन कहा था? कि एम मुंशी ने प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक कुंडली है। तो के मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक कुंडली है। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने वाला कौन था? के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी थे। तो ठाकुरदास, एक और है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा व आभूषण है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आभूषण किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। क्या कहा था? कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा और आभूषण है। और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने वाले कौन थे? के एम मुंशी। और ठाकुरदास जी ने क्या कहा था? कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान की आत्मा व क्या है? आभूषण है। और अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था?
इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना है वो क्या संविधान की कुंजी है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी मतलब चाबी किसने कहा था? अर्नेस्ट बेकर ने कहा था। तो के मुंशी ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली है। और जो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा आभूषण कौन है? प्रस्तावना है। मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा और आभूषण है कहा मतलब। और अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था कि जो संविधान संविधान की जो है कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। अब जो संविधान पर चित्रकारी चित्रकारी का कार्य करने वाले कौन थे? संविधान पर चित्रकारी का कार्य करने वाले राम मनोहर सक्सेना थे। कौन थे? राम मनोहर सक्सेना थे। तो संविधान पर चित्रकारी का जो कार्य करने वाले कौन थे? राम मनोहर सक्सेना थे। तो के मुंशी ने क्या कहा था? जो प्रस्तावना है संविधान की क्या राजनीतिक कुंडली है। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा या आभूषण है। और अर्नेस्ट जो बेकर ने कहा था वो क्या कहा था? जो प्रस्तावना क्या है संविधान की कुंजी है। और संविधान पर जो चित्रकारी का कार्य करने वाले कौन थे? वो राम मनोहर सक्सेना थे। तो हमने किसके बारे में बात की है? पूरी प्रस्तावना के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात की। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार। तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।